नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री स्टेट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। अपनी बची हुई जो क्लासेस थी उनको हम कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इस वाली सीरीज़ में हम जो है बात करने वाले हैं अगले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टेट पीएससी के सर्विसेज में आप अगर चल रहे हैं ना, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हमने कुछ चैप्टर वाइज आपके जो घटना चक्र का है पुनरावलोकन उससे उठाए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। हालांकि इससे पहले वाले चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है, इसके आगे देख लेते हैं। चलो, सामाजिक विकास को लेकर के यानी सोशल डेवलपमेंट को लेकर के टॉपिक्स है और इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस पुराने हो सकते हैं क्योंकि ये पुनरावलोकन वाले से उठाए गए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन पर आधारित नए आंकड़ों के आधार पर आप क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पहला प्रश्न देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कारण को संदर्भित करता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इनको आप जब करेंगे ना तो अच्छे से इनको आप समझ लीजिएगा। पहले स्टेटमेंट को आप आराम से समझिए। ठीक है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है एसडीआई के बारे में एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। बात समझे, एचडीआई और एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों के में वरीयता में जो है धनात्मक संबंध है, लेकिन धनात्मक मतलब बढ़ते क्रम में है। कारण ये है कि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा स्वास्थ्य से घनिष्ठता से साथ अंतर संबंधित हैं। यानी कि एसडीजी के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्यों के आधारभूत आयाम हैं, जो भी लक्ष्य एसडीजी के बनाए जाते हैं उनमें जो आधारभूत आयाम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठतम संबंधित होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दिए गए कूटों के आधार पर आपको आंसर करना है। आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। ये आपके यूपी पीसीएस प्री 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, आपको बताना है। तो यहाँ क्लियरली आप अगर इसको थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहूँगा पहले कथन को और कारण को अच्छे से समझ लीजिए। आपको लगता है कि इनको समझना कैसे है, पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर इसको जब सेकंड वाले को पढ़ना है तो जोड़िए। क्योंकि यानी कि कारण हो सकता है, क्यों मतलब कारण आपको मूल की तरफ लेके जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई कोई गेंद है, मैं अगर कहूं ये पेन ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ये नीचे गिरेगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम कर रहा है। तो आप जब तक ये नहीं पूछोगे क्यों, तब तक ये शब्द, इस शब्द को मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्यों जो है वो आपको मूल सिद्धांत की तरफ ले जाता है। इसलिए जब पहला स्टेटमेंट पढ़ा आपने तो क्यों लगा करके दूसरे को पढ़ा, क्योंकि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठतम संबंधित है। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर कहा जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक, अब एक बात का ध्यान से ध्यान दो, एचडीआई के कैलकुलेशन में 4 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर तो यही है, एजुकेशन और ये, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, और उसके साथ ही साथ एक और क्या है, आपका जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है और इसलिए पहला सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। देखिए यहां क्लियरली कहा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ घनिष्ठता से संबंधित, अंतर संबंधित हैं और यह भारतीय राज्यों की एसडीआई और एसडीजी रैंकिंग के मध्य धनात्मक संबंध को स्पष्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसलिए जब भी असर्शन रीजन वाले प्रश्न आएंगे तो इनको आप टाइम ले लीजिएगा, आराम से फिर करिएगा, जल्दीबाजी में नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित की जाती है या किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे के जो इसके जो है जनक हैं उनके बारे में आपसे कहा जा रहा है। मैरिस डी मैरिस, यूएनडीपी, महबूब उल हक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया। तो ये बहुत, अब सोचिए एसडीआई के बारे में, तथ्यों के बारे में, आंकड़ों के बारे में पूछा जा सकता है। कितना मूल प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट ही किसने दिया, ये बता दो हमें।
ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बताना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आपको करेक्ट आंसर करना है, बताइएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप क्लियरली देखें महबूब उल हक देखते हैं तो एसडीआई दिमाग में आता है कि महबूब उल हक में एसडीआई जो है उन्होंने बनाया था। अमर्त्य सेन है हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं, उनका योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इस चीज़ों को लेकर के, सामाजिक विकास को लेकर के ये अर्थशास्त्री अपना योगदान दिए हैं। यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपको बताना है कि मैरिज डी मैरिज, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसकी बात कही जा रही है, PQIL, ठीक है, इस इंडेक्स की बात कही जा रही है। HDI के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है तो भी आपको बताना है। बात क्लियर है? चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मैरिज डी मैरिज द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इसके साथ साथ साक्षरता, तीनों को मिला करके जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निर्माण किया। और जो है PQLI की अधिकतम मूल्य 100 होता है और न्यूनतम 1, यानी कि इसका जो ये इसके लिए जिन पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी कंट्री का PQLI अगर आप निकालेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा 1 से लेकर के 100 अंक तक के होता है। जैसे अगर आप SDI की रैंकिंग निकालते हैं तो आपको पता होगा SDI की रैंकिंग 0.1 से लेकर के 0.9 तक होती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, या यूं कहें कि 0 से 1 के बीच में रहता है। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में रहेगा सर, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत, अब क्या करना है, SDI है तो रिपोर्ट्स में एक बात का ध्यान रखो, HDI, भारत की रैंकिंग, इन सब की याद कर लो। भारत और इनके कुछ पड़ोसी देशों, पड़ोसी देश में चीन की बात याद रख लो, पाकिस्तान की बात याद कर लो, भूटान की बात याद कर लो, नेपाल की बात याद कर लो, इनको देख लो, बांग्लादेश की बात याद कर लो, इनको तो देख के जाओ। ये कॉमन सेंस है, इसको ऐसे समझना है, ये कॉमन सेंस है कि चाइना, पाक, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ये सब कॉमन है कि इनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये पढ़ लिया, इसके बाद टॉप 3 पढ़ लिया कि टॉप 3 कौन है। अगर आपकी बौद्धिक जो है क्षमता इतनी अच्छी है कि आप चीज़ों को अच्छा रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी रटंत विद्या आपकी अच्छी है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आपको याद होती है, तो आपको ध्यान रखना है सिंपली 5 स्टेट याद कर लीजिए, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं और बॉटम में 5 कौन सी हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, सिंपल, बस इतना याद रख लीजिए। रैंकिंग ये याद रखना है कि रैंकिंग कितनी है, और रैंकिंग के साथ साथ मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 3 याद करो, ज़्यादा बेटर है। रैंकिंग के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनके अंक भी पता होने चाहिए कि कौन से नंबर पर हैं, रैंक भी पता होनी चाहिए और अंक भी पता होने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से याद कर लिया, ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका नाम है, ऑप्शन है आपके जनजातीय मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या ई, यानी कि ये यूपी में नहीं पूछा गया होगा क्योंकि ई ऑप्शन यूपी में नहीं होते थे, ठीक है ना। RAS की परीक्षा देते हैं तो उसमें भी ई ऑप्शन आता है, ठीक है, RAS की परीक्षा में भी ई ऑप्शन होता है, उसमें लिखा होता है अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि अगर आपको वो प्रश्न हल ही नहीं करना है तो भी आपको 5वां गोला लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए बताना है, ये BPSC प्री 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। करेक्ट उत्तर क्या होगा बताइए। करेक्ट उत्तर आपको सिंपली है, माँ से संबंधित एक राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम बोला गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया, BPSC में पूछा गया था। ऐसी स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना और ऐसी स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करना जो तुम कॉमन उसमें ना सुनते हो, जैसे कॉमन ज़्यादा चर्चा में ना रही हो, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम है जिनका इम्पैक्ट अच्छा रहा हो, है ना, और चीज़ें वैसी रही, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है। ये एक समय आपके लिए प्रैक्टिकल करना, किसी चीज़ को, नई चीज़ को तैयार करने का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जो पढ़े हो वो तैयार कर सकते हो तो। और ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसी में से कोई एक क्वेश्चन फंस गया हो कि एग्जैक्टली पूछ लिया हो, ऐसा होता ही है। तो आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप थीम्स को अच्छे से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसी चीजों पर ध्यान रखना है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में जो है स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए मां मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में काफी मदद मिली। ठीक है, समझ गए, क्योंकि पैदा होने से 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बच्चे के पोषण तत्व और इन सारी चीज़ों को लेकर के, बच्चे की आने वाली जो है समय भविष्य को लेकर के ये चीज़ बहुत निर्णायक भूमिका अदा करती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। चलिए
अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक एवं एक संयुक्त सूचकांक है, ठीक है, एक संयुक्त सूचकांक है जिसमें किन चीजों का मिश्रण है? पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ये RAS RTS प्री 2013 में पूछा गया, आपसे पूछ लिया गया HDI के कंपोनेंट्स बताइए। HDI के जो 3 आयाम है, 4, वो कौन कौन से हैं, उसमें सम्मिलित है, 3 आयामों में कौन से सम्मिलित हैं, आपको ये करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको सिंपली देखने को मिल गया। अभी आपने अगर पिछला प्रश्न किया तो आपको पता चलेगा कि भैया जीवन प्रत्याशा तो मैंने बताया ही कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने जो है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत जीवित रहने की आयु कितनी है, जिसमें आप देखेंगे तो जापान आपको पहले नंबर पे देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप देखें शैक्षिक उपलब्धि यानी कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, तो जीवन प्रत्याशा क्या है और इसमें इसके साथ साथ वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर कितना है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, पर कैपिटा GDP, ठीक है। इसके साथ साथ तो करेक्ट ऑप्शन सी आपका सही है। निर्धनता नहीं होती उसमें, जीवन प्रत्याशा होती है, शैक्षिक उपलब्धि, इसलिए ये नहीं होगा। पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता, अब यहाँ जीवन की गुणवत्ता और पोषण संबंधी स्थिति, गरीबी से संबंधित, ये नहीं पूछा गया। मुद्रास्फीति तो ये कहीं से भी नहीं होगा, इसलिए कट गया, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक, जगदीश भगवती, जोसेफ स्ट्राइल्स और अमर्त्य सेन। अब नाम देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर अमर्त्य सेन भी तो कहीं ना कहीं, अमर्त्य सेन का योगदान था। विकसित किसके द्वारा किया गया है ना कॉन्सेप्ट, तो ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक, ठीक है, इसका नाम याद रखना। चलो ये देख सकते हो आप, महबूब उल हक के कुशल निर्देशन में प्रयोग किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने और कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने सहयोग प्रदान किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया, विकास के मानवीय पक्ष निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? कि अगर विकास तो बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, और विकास तो कई तरीके से है। आप भौतिक विकास कर रहे हैं, मानसिक विकास कर रहे हैं, है ना, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सारी चीजों का एक समागम है। तो कहा जा रहा है कि उसके मानवीय पक्ष पर, मानव से संबंधित विकास की जो श्रेणी है, मानव को किस तरीके से आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग विकसित हुए, इसके आयाम को सर्वप्रथम किसने जो है रिकॉग्नाइज किया? तो कुछ रिपोर्ट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास की बात है, विश्व विकास प्रतिवेदन या सामुदायिक विकास योजना। क्लियर है, UNDP के द्वारा HDI दिया जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पर देख लीजिए इसका उत्तर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं करते? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्लियरली विजिबल है, वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस चीज का करेक्ट आंसर दे सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है, बताइए। क्योंकि अभी हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि पर कैपिटा GDP होता है, हाँ साहब होता है, जीवन प्रत्याशा भी होती है। उसके साथ साथ सामाजिक असमानता ये देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है। इसके साथ साथ प्रौढ़ साक्षरता, तो एजुकेशन तो होती ही होती है, सामाजिक असमानता, ठीक है, समझ गए। करेक्ट ऑप्शन तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी, ठीक है। कि क्या है, अगर आप देखना चाहें यहाँ देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े। UNDP सर्वप्रथम 1990 में पहली बार आई थी ये रिपोर्ट। HDI को 3 सूचकों द्वारा बनाया गया, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर। ये 3 चीजें, यानी कि ये याद कर लो, जीवन, शिक्षा, ये हो गया जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। अगर मेरा जीवन का स्तर सही होगा, मैं अच्छे तरीके से हिष्ट पुष्ट हूँ, यानी कि मैं अच्छा उपभोग कर पा रहा हूँ, अच्छा कंजम्पशन कर पा रहा हूँ, अच्छे कंजम्पशन के लिए अच्छी इनकम चाहिए, तो पर कैपिटा इनकम की GDP पर कैपिटा इनकम हमें देखना पड़ता है, तो वो हमने देख लिया। तो जीवन प्रत्याशा, ठीक है, ये तो है ही है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये संबंधित होती है कि आपके यहाँ एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षा, तो शिक्षा में एजुकेशन सेक्टर कैसा है आपका, ये देख लिया गया इससे। और इसके साथ साथ जो जीवन स्तर है, यानी कि आपके लिविंग का स्टैंडर्ड कैसा है, ये देखा जाता है कंजम्पशन से, जो कि रिलेटेड होती है इनकम से, ठीक है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम जीडीपी पे देख ली गई, ठीक है, ये याद कर लो। चलो, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना? बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट कि सकल राष्ट्रीय सुख मतलब हैप्पीनेस को आधार बना करके, मतलब ऐसा पहली बार, मतलब बहुत से लोग चौंक सकते हैं, वैसे पढ़ने वाले को पता है कि क्या है। तो ऐसा कौन सा कंट्री जिसमें से लगता है कि जो, अब इसके कुछ सिंपल से उदाहरण, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, विकास को ज्यादातर विकास इस चीज को टारगेट करते हो तो आप सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात करते हो। कोई ऐसी कंट्री होगी ना जिसको अगर आप सोचें कि जो कम खा रहा है, खुश है, बस खुश रहना चाहता है, ज्यादा किसी पर्टिकुलर किसी उसमें नहीं पड़ रहा है, तो आप ऐसे ही इसको कर देंगे। स्वीडन को आप देखेंगे विकसित है, ठीक है साहब, लेकिन सुख को आधार मान रहा है, नहीं। स्विट्जरलैंड नहीं, जापान नहीं, भूटान, क्लियर है। भूटान की ये अवधारणा भूटान ने रखी थी कि सकल राष्ट्रीय सुख करके एक आपको वो देना चाहिए, क्योंकि इररिस्पेक्ट ऑफ दैट कई बार इनकम कम होती है लेकिन लोग खुश होते हैं, कहते हैं ना हम जितना कमाते हैं हम उसमें खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है, हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है। सुख का इनकम से डायरेक्ट संबंध नहीं है, बात समझिएगा। हाँ, पैसा है तो सुख आता है, लेकिन आप ये कहें कि सिर्फ पैसे से ही सुख आता है, ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सीए वांगचुक ने पहल की कि वर्ष 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के प्रगति का सूचक चुना और वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए 3 तत्वों को शामिल किया। इसको भी नापने के लिए 3 तत्व लिए, कौन कौन से? एक, जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। और पर्यावरण के मामले में आपको पता है, प्रदूषण के मामले में, है ना, सबसे कम प्रदूषण जो है भूटान में है ना। चलिए, तो इस पूरे सीरीज में जो है दोस्तों इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हमने देख ली कि एसडीआई और ये सब जब पूछे जाएंगे तो कुछ बेसिक जो मैंने बताया आपको इंडिया की पोजीशन, इंडिया के साथ साथ उसके नेबर्स की पोजीशन, उसके साथ साथ टॉप 5 या टॉप 3 और बॉटम 3, यानी कि सबसे निम्नतम स्तर पर कौन कौन है और सबसे उच्चतम स्तर पर कौन कौन है। ऐसी सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हुए गलत हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारी चूक होगी। इसके लिए आप सभी को इतना ध्यान रखना है। अगले वाले चैप्टर को भी आप देख लीजिए, इसलिए छोटा छोटा वीडियो जो है बनाया गया है ताकि आप जल्दी जल्दी इसको 2x पे करके आप देखिए। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप 2x स्पीड पे कर लीजिए और उसको देखिए। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आराम से एकदम शांत दिमाग को रखिए। 12 तारीख को आपके पेपर हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, धन्यवाद।